ठीक है। ट्रांसफार्मर देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? ट्रांसफार्मर तुम्हारे घर के आसपास लगे होंगे, देखा ट्रांसफार्मर? हेलो, देखा है? ट्रांसफार्मर देखा कि नहीं देखा तुम्हारे घरों के आसपास, है ना, मोहल्ले का उसमें देखा है? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं ये? कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं ट्रांसफार्मर? हेलो, सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं? इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, क्या? इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हाँ, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे तो वर्क करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये दिख रहा तुमको डायग्राम? ये दिख रहा तुमको? हेलो, दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ये इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ये है ना, दिख रहा है ना, ये ट्रांसफार्मर, ये अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी रहता है, ये तो पता नहीं क्या बना दिया उसने। ये देखो, उसको ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कुछ लगा के रखे, कूलेंट सिस्टम वगैरह। बट ये देखा होगा तुम लोगों ने, ये ट्रांसफार्मर है ना ऐसे, ये ऐसे, ये देखा ना सभी सर ने? रोबोट की भी फोटो आ रही है ट्रांसफॉर्मर लेकर। वो एक मूवी थी ना रोबोट की, ट्रांसफार्मर मूवी थी, इसलिए उसका फोटो आया। बट ये आप लोगों ने देखा है पूरा इस तरह के ट्रांसफार्मर, ठीक है ना बेटा? यस सर, ये तो हर घर के बाहर, हर घर मतलब हाँ, घर के बाहर दिख जाता हाँ, कहीं पर भी, रोड पे भी दिख जाएगा ये, है ना? ठीक है। अच्छा, ये करते क्या ये यहाँ पे, ट्रांसफार्मर का काम क्या है इनका? ठीक है। है। यस सर। अगेन देखना, ये कुछ दिख रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस, है ना? दिख रही है कि नहीं? ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रही हैं, यस सर। यस सर। है ना, ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, ये क्या रहती है? ये अपने नॉर्मल घरों के पास रहती है क्या? ये कैसी रहती है? गांव तो में रहते सर। गांव में रहती है, अपने शहर में भी है कुराड़ी, जहाँ पे पावर प्लांट है ना, वहां से वहां पर देखना, ये इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन है, बड़े बड़े खंभे लगे। और ये देखो, कुछ इंसुलेटर के डायग्राम यहाँ पे दिख रहे होंगे तुमको, वो जो लगे रहते हैं ना गोल गोल, वो इंसुलेटर होते हैं उसमें, है ना? हेलो, समझ गया? यस सर। गोल गोल क्या सर? क्या? वो खम्भे में देखना, खम्भे के पास में जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहां पे खम्भे के पास में देखना, वो चीनी मिट्टी के कुछ लगे रहते हैं ना इंसुलेटर, गोल गोल काले, फिर ब्राउन कलर के। देखा कि नहीं देखा खम्भे पे? सर वो बहुत ज्यादा सर कॉस्ट इनको करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैवल बोर्ड बोलते हैं ना। हाँ, हर पोल पे लगे रहते हैं ना, वो तो हर पोल पे लगे रहते हैं। ये शेयरिंग में आ रहा है क्या अभी? ये वीडियो आ रहा है शेयरिंग में क्या, यूट्यूब पे? यस यस सर। सर। When we travel around our community, we see dense clusters of components in what most people label as a substation. ये सब स्टेशन, What are these ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं सब। The transmission station, 230 and 345 kV in the bulk power system. ये केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट, है? Down to 150. The station comprises both power sustained fault. केवी मतलब किलो वोल्ट है, सब ट्रांसफार्मर। Possibility that this is एचवी पावर लाइन, हाई वोल्टेज पावर लाइन है ये। short period of time, a reclosure can occur, usually successfully, to a momentary. Other features which change the voltage and shunt capacitor banks. And that after a short period of time, there's a possibility that this is a lightning stroke. And ये देखना, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ना तुम, surge protection. ये जो दे रहा है, ये जो गोल गोल देख रहे हैं ना, ये इंसुलेटर होते हैं ये सब,
ये दिख रहा है ब्राउन कलर के ये इंसुलेटर लगे होते हैं, दिखा? on either transformer or line, and then Yes, sir. relaying that goes along with circuit interruption devices to decide whether this is a temporary or a sustained fault. And so in relaying that goes along with ठीक है, आगे वापस अपने टॉपिक पे। तो देख लिए ट्रांसफॉर्मर, इमेजिनेशन आ गया बराबर। क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, क्या करता है, फिर काम क्या है ट्रांसफॉर्मर का? कभी ये मत बोल रहा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। A device which converts, ठीक है, which convert high voltage oblique current to low voltage oblique current, समझ गए कि नहीं? और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ये क्यों लिखते वाइस वर्सा, पता है कि नहीं? पता है क्यों लिखते हैं वाइस वर्सा? क्या होता है? सब उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, हाँ। मतलब सीधा सीधा अगर अपन लिखें हाई वोल्टेज मतलब ये एक डिवाइस होता है ऐसा ट्रांसफार्मर, इधर पे हाई वोल्टेज गया और इधर पे ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। या उल्टा भी हो सकता है, ये मतलब ये इनपुट है ऐसा, दिस इज इनपुट, और ये क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको? आउटपुट मिल रहा है। या फिर उल्टा भी हो जाएगा, ये इनपुट इधर पे ले लिया हमने, इनपुट में क्या दे दिया हमने बेटा? यहाँ पे इनपुट में लो वोल्टेज ले लिए और आउटपुट में क्या करके दे देगा ये ट्रांसफार्मर? हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके दे देगा, हाई वोल्टेज बना देगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए डायग्राम? तो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ये होता है ट्रांसफार्मर का काम। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट के लिए वर्क नहीं करते। दे वर्क ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिख दूं, दे वर्क ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग, नॉट फॉर डीसी, नॉट फॉर डीसी। डीसी के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ किसके लिए काम करेंगे? ओनली फॉर एसी बट नॉट फॉर डीसी, ठीक है। सिर्फ एसी के लिए काम करेंगे, डीसी डायरेक्ट करंट के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। और ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है, इसको बोला जाता है स्टेप अप। क्या नाम है इसका? स्टेप अप, सॉरी स्टेप डाउन। हाई को लो में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है स्टेप डाउन। और जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, इसका क्या नाम है? स्टेप अप। बहुत आसान है, याद रखना, है ना? स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। स्टेप डाउन। अच्छा, ये स्टेप डाउन कहाँ पे लगा होगा बताओ जरा भी। मान लो कोराड़ी का पावर प्लांट है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर तुम्हारे मोहल्ले पे पहुंचा, तो तुम्हारे मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर है तुम्हारी कॉलोनी पे जो लगा हुआ, वो कौन सा होता है? स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है? हाँ, ये वाला स्टेप डाउन होता है। जो तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस पे घर के आसपास लगा मिलेगा, वो स्टेप डाउन होता है। और पावर प्लांट के पास में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे कौन सा लगा होता है? स्टेप अप। ये अप लगा होता है। अच्छा, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगाने की? भाई पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वही सीधे भेज देते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो पावर केबल होती है, जो केबल लाइन होती है ना, ये बहुत लंबी होती है ना, समझ गए ना? ऐसा थोड़ी कि 10 मीटर 20 मीटर या 50 मीटर में ये ट्रांसमिशन हो रहा है। और कोई भी वायर हो, हर वायर का रेजिस्टेंस होता है। अब अगर 5 किलोमीटर लंबे वायर का तुम रेजिस्टेंस काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा।
तो वहां से जो वोल्टेज चलेगा तुम्हारे घर तक आते आते वो वोल्टेज हो जाएगा कम, तो तुम्हारे अप्लायंसेस चलेंगे नहीं बराबर, है ना। तो ट्रांसमिशन में एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उसको रोकने के लिए, ट्रांसमिशन में एनर्जी के लॉस को रोकने के लिए ये ट्रांसफार्मर का यूज सोचा गया। ट्रांसफार्मर का यूज है ना, ट्रांसमिशन में जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है ना उसको कम करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो जहां पे पावर प्लांट होता है वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी जैसी बिल्कुल वैसी चलेगी, वहां पे मान लो तुमने 100 वोल्ट दिया तो तुम्हारे घर तक आते आते अगर कुछ ना किया जाए तो घर तक आते आते वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। 100 का 20 वोल्ट ही बचेगा, 80 वोल्ट खा जाएगा, उधर वायर ही खा जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए, है ना। यस सर। इसलिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अब ये किस पे वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो इनका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इनका, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इनका, वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई, सीधा सीधा देख लें, फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। समझ गए, समझ गए कि नहीं। तो स्कूल एग्जाम में भी ट्रांसफार्मर लिखने के लिए आता है, तो कैसे लिखोगे ट्रांसफार्मर, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और वाइस वर्सा, दे वर्क ओनली फॉर एसी नॉट फॉर डीसी। दो टाइप के होते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये बेस्ड होते हैं। समझ गए, समझ गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं, समझ गए, ओके। चलो लिख लो इसको कि स्क्रीनशॉट लोगे इसका, लिखोगे स्क्रीनशॉट लोगे, लिख लिए। लिख लिए, ओके वेरी गुड। क्या बेटा, डीसी के लिए यूज क्यों नहीं होते बोला। क्या नहीं यूज होते, समझा नहीं मैं। अच्छा डीसी के लिए, हाँ डीसी के लिए इसलिए यूज नहीं होंगे, मान लो तुम डीसी करंट, अभी बता रहे ना थोड़ा सा आगे तो आने देखी क्यों डीसी के लिए यूज नहीं करते इनको, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने दे, अभी डायग्राम और बनाने दे, है ना। ठीक है, डीसी के लिए क्यों यूज नहीं करते वो अभी आ जाएगा। हो गया क्या लिखकर, लिखकर हो गया ये, यस सर। मिटा दो बेटा इनको, मिटा दो, ओके सर। ओके। तो चलो देख लेते हैं अभी दोनों को, मैं दोनों के डायग्राम बना दे रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन के नाम पे कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के नाम पे ऐसा बहुत कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। पेज नंबर 2 देखो, अभी मैं दोनों को बना देता हूँ, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी, है ना। दोनों ट्रांसफार्मर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है। ये यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है इनकी, ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। 1 मिनट, डायग्राम बनाने के पहले वन मिनट, हाँ ये देखना, हाँ तुम लोग, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सारे ट्रांसफार्मर के दिख रहा है ये डायग्राम, है ना। ये कोर होती बेटा, कोर पे वायर की कॉइलिंग लपेटते हैं ये, ठीक है, कोर पे वायर की कॉइलिंग लपेटते हैं, समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं।
यस सर। हाँ, ये कोर होती है। कोर पे ये वाले डायग्राम पे देख, यहाँ पे भी अंदर का नहीं दिख रहा, वैसे ये सिर्फ बाहर बाहर का दिख रहा है। ये वाला जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना, ये भी बाहर बाहर का दिख रहा है, ये है ना। कोर पे ये देखो, ये अंदर कोर है, यहाँ पे फैंस वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा और हाइब्रिड है, ये बढ़िया ट्रांसफार्मर है। ये जैसे कॉइल लपेटी है यहाँ पे, लो वोल्टेज और प्राइमरी बाइंडिंग, ये इस तरह की बाइंडिंग्स लपेटते हैं। और ये किसके ऊपर लपेटते हैं बाइंडिंग्स? ये ज्यादा बढ़िया डायग्राम है इसे, ये सिंपल डायग्राम, अपन लोग बिल्कुल सिंपल वाले डायग्राम पढ़ने वाले। ये देखिए, ये ज्यादा बढ़िया दिख रहा है ये डायग्राम, है ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर कोर, ये देखो यहाँ पे, इसमें ये बाइंडिंग लपेटते, मतलब कॉइलिंग रहती है इसमें। और जिसके ऊपर लपेटे देख, यहाँ पे ये कैसा लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जो ब्राउन कलर की दिख रही है ना, जिसपे लपेटे हैं उनको लैमिनेटेड, है ना। ये सॉफ्ट आयरन होता है और फिर उसमें कॉइलिंग रहती है। जो गोल गोल देख रही है वो कॉइल है, मतलब अंदर, है ना, कॉपर कॉइल है उसमें। और जिसके ऊपर उन कॉइल को लपेटा गया है वो क्या है? सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया गया वहां पे? ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा सके अपन, है ना। और ये एकदम बिल्कुल सॉलिड नहीं है वो कैसे लिए गए हैं यहाँ पे? लैमिनेटेड। लैमिनेटेड मतलब पीस पीस हैं ऐसे उनके, है ना, स्लाइस हैं। और बहुत सारी स्लाइस को क्या किया गया है? फिर ज्वाइन किया गया है ना। तो स्लाइस करने से क्या फायदा होता है? एडी करंट जो प्रोड्यूस होते हैं, वो एडी करंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिससे एनर्जी का लॉस कम होता है। समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, देख लिए डायग्राम, देख लिए इसका? हेलो, देख लिए क्या? ये 3 फेस, अरे अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो सिंगल फेस वाले, जैसे 3 फेस का एक साथ बनाना, तो 3 अलग अलग ले लिए। अच्छा, एक में ही देखो, प्राइमरी बाइंडिंग भी और सेकेंडरी बाइंडिंग भी एक ही जगह पे बन रही, हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग, और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब जो कॉइल ऐसे लपेटते कि वो एक ही साथ आती है, वो, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन अपन लोग जो सिंपल डायग्राम बनाने वाले हैं, वो सिंपल डायग्राम जैसे ये वाला देखना, अभी 1 मिनट। ये वाला देखिए, ये कोर टाइप हो गए और ये सेल टाइप, ही अलग अलग टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर भी, ठीक है। ये कोर टाइप, ये सेल टाइप, ये ऐसे अलग अलग टाइप के हो जाते हैं ट्रांसफार्मर। क्या ये 3 फेस दिख नहीं रहा क्या? ये 3 फेस का मतलब नहीं समझते क्या तुम लोग? 3 फेस का मतलब क्या होता है? 3 फेस लाइन यार, जैसे अपने घरों में अपन सिंगल फेस है, 2 फेस है, 3 फेस है। अरे जो खंबे में 3 वायर जाते हैं ना, वो ऐसे एक ही वायर क्यों नहीं यूज करते उसमें? समझ गए कि नहीं? हेलो सर, आजकल तो एक ही करते हैं ना। अरे अपने घरों में एक ही वायर आता है, लेकिन जैसे जो बड़ी मोटर्स वगैरह होती है ना, 5 HP 10 HP, वो सिंगल फेस पे थोड़ी चलती, वो 3 फेस पे चलती है ना। जैसे कभी कभी तुम्हारे एरिया पे पावर कट अगर हो जाता होगा, लेकिन सबके घरों की लाइट नहीं जाती होगी, देखा कि नहीं देखा? यस सर। है ना। अगर सभी के घर की लाइट नहीं गई है, इसका मतलब किसी एक वायर के फेस, किसी एक वायर में करंट है और किसी दूसरे वायर पे नहीं है, तो वो 3 फेज हो गया। अपन लोग कैसा बनाने वाले यहाँ पे? सिंगल फेज वाला बनाने वाले। तो ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे? ये लैमिनेटेड आयरन कोर है और इस पे हम लोग कॉपर बाइंडिंग लेते हैं, ठीक है। ये लैमिनेटेड आयरन कोर हमने लिए और इसके ऊपर हम लोग बाइंडिंग कर देंगे कॉपर की, है ना। ये लैमिनेटेड आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, और इस पे क्या कर देंगे हम लोग? कॉपर बाइंडिंग कर देंगे। ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, ये, है ना। ये सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते, बता सकते हो कोई? सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, देखो अभी, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे? दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ये कैसी है बेटा? लैमिनेटेड है। ये लैमिनेटेड मतलब स्लाइस के फॉर्म पे, पूरा सॉलिड फॉर्म पे नहीं है, स्लाइस के फॉर्म पे ये, ठीक है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। ये प्राइमरी कॉइल्स हैं, ये, है ना। ये हो गई कौन सी वाली कॉइल्स? ये प्राइमरी कॉइल्स, इनका नाम हम बोल देंगे, ये प्राइमरी कॉइल है। पी मतलब प्राइमरी। और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल होगी, ये एस। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या हो गया? पी मतलब प्राइमरी
और एस का मतलब क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न एनपी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कौन से हो गए, एनएस। जो प्राइमरी कॉइल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ये कॉइल थोड़ी मोटी होती, थिक होती है वाली कॉइल। These coil are thicker than secondary coil। रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों है ना। और फिर यहाँ पे इनपुट में ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देते, ये इनपुट वोल्टेज हो गया यहाँ पे, दिस इज भी इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और ये सेकेंडरी कॉइल हो गई यहाँ पे ऐसी, और ये सेकेंडरी यहाँ पे ये आउटपुट में हमको फिर से एसी मिल जाएगा, ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ऐसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, ये प्राइमरी, और ये इनपुट एसी हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी टर्न्स, ये नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, स्टेप डाउन है तो। फर्क समझ गए दोनों में। स्टेप डाउन अगर है, स्टेप डाउन में जो सेकेंडरी है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं ना, वो वाली कॉइल थोड़ी ज्यादा थिक होती है। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये सेकेंडरी के टर्न्स हो गए, समझ गए। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता बेटा, इसमें प्राइमरी टर्न्स कम और सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा, इसमें प्राइमरी टर्न्स ज्यादा और सेकेंडरी टर्न्स हो गए कम। ठीक है, स्टेप डाउन में याद रखोगे, यहाँ पे जो कॉइल्स हैं, जो कम नंबर टर्न्स होते हैं, वो कॉइल थोड़ी थिकर होती है क्योंकि करंट ज्यादा होता है। अब वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक और पॉइंट आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहाँ पे लिख देता हूँ, पी मतलब प्राइमरी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो इनपुट वोल्टेज होता है वो कम होता है और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है, और इनपुट करंट ज्यादा होता है और आउटपुट करंट कम होता है। ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट। ठीक है, ये जैसे करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये है बेटा इनपुट करंट, और यहाँ पे ये कौन सा करंट हो गया, ये आउटपुट करंट। समझ गए कि नहीं। ये इधर पे इनपुट है और इधर पे क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट मिल रहा है। इधर से हमने इनपुट दिए और इधर आउटपुट मिल रहा है, ऐसे ये इनपुट दिए और इधर पे क्या मिल रहा है हमको, आउटपुट। ये इनपुट करंट और ये आउटपुट करंट। ठीक है, जबकि इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज ज्यादा, आउटपुट वोल्टेज कम, और इनपुट करंट कम होता है और आउटपुट करंट ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया यहाँ पे करंट वाला टर्म। ये हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे तो ये समझ में आएगा, बट बहुत आसान है, याद रखना है ना, याद रखो इसको बढ़िया से। ई का मतलब हो गया प्राइमरी टर्न्स और एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेकेंडरी टर्न्स। पी मतलब प्राइमरी के लिए सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, एस मतलब किसके लिए, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। समझ गया बेटा। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक डायग्राम में, कोई डाउट किसी को, डायग्राम पे कोई डाउट है क्या, डायग्राम पे कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी से, डायग्राम पे कोई डाउट है क्या, डायग्राम पे कोई डाउट है क्या। हाँ बोलो क्या, ये जो वायर्स है लपेटे हुए सॉफ्ट आयरन की है ना, नहीं वायर सॉफ्ट आयरन की नहीं, वायर तो जो कॉइल होती है वो तो कॉपर मटेरियल की होती है, ये जो कॉइल्स होती है ना ये कॉपर मटेरियल्स की होती है, ये जो कॉइल है ये कॉपर मटेरियल है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन है जिसके ऊपर वो कॉइल को, कॉपर वायर को लपेटा गया है, वो सॉफ्ट आयरन कोर होती है। सॉफ्ट आयरन कोर होने से देख यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा, और ये अल्टरनेटिंग करंट है, वो किसने पूछा था क्वेश्चन की सर डीसी के लिए काम क्यों नहीं करता। देख म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इसका प्राइमरी का फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएट होना चाहिए, है ना। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, तभी तो ये काम करेंगे। अच्छा डीसी करंट अगर रहेगा तब भी ये एसोसिएट हो जाएगा, डीसी करंट में भी होगा, लेकिन डीसी करंट चेंज होता है क्या, डीसी करंट चेंज होता टाइम के साथ में क्या,
डीसी करंट टाइम के साथ में चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो जो फ्लक्स बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और अगर कांस्टेंट फ्लक्स रहेगा बेटा तो फिर इंड्यूस ईएमएफ आएगी नहीं, और अगर इंड्यूस ईएमएफ आएगी नहीं तो ये काम कैसे करेंगे? मतलब जितना इनपुट में दोगे उतना ही आउटपुट में नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन होगा नहीं, और म्यूचुअल इंडक्शन होगा नहीं तो फिर क्या नहीं आएगा वहां पे? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगी। समझ गए? अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो पावर होना चाहिए, इनपुट पावर, ये हो गया इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होना चाहिए, मतलब वी आई इंटू आई आई इक्वल्स टू वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट। ये इक्वेशन है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। जितना इनपुट में पावर दे रहे उतना आउटपुट में पावर मिलना चाहिए। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितने परसेंट होती है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितने परसेंट होती है? एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज 100%। क्यों 100%? मतलब इनपुट में जितना पावर दी उतना पावर आउटपुट में मिल गया, तो बोलेंगे यार तो 100% एफिशिएंट है। लेकिन प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंट नहीं होते, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। जो हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं ना नॉर्मली भी, वो भी अच्छे खासे एफिशिएंट होते हैं, 99.9, 99%, 98% एफिशिएंट होते हैं भी, हमारे घरों के आसपास भी जो लगे रहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मैकेनिकल लॉस ज्यादा नहीं होता है। तो डिजाइन में अगर इंप्रूवमेंट कर दिया जाए तो लॉस को बहुत कम किया जा सकता है। देखो, जहां पे मैकेनिकल मूवमेंट होता है वहां पे लॉस ज्यादा होते हैं। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ना, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, है ना, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी किससे ज्यादा नहीं होती? कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं होती। और अगर जो हम लोग गाड़ियों के इंजन की बात करें तो उनकी एफिशिएंसी हार्डली 30%, 40% है, इससे ज्यादा नहीं है। सोचो 30%, और जबकि ट्रांसफॉर्मर में जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? बहुत ज्यादा, 98, 99% तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है कोई भी, है ना। जहां पे मैकेनिकल मूवमेंट होता है वहां पे लॉसेस ज्यादा होते हैं। समझ गए बेटा? जहां पर मैकेनिकल मूवमेंट होते हैं वहां पे लॉसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए लॉस नहीं है ज्यादा। होगा, थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, अभी जो लॉस होते हैं वो किसके फॉर्म पे होते हैं? जो लॉस की अगर हम लोग बात करें तो बार बार ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, देख सॉफ्ट आयरन कोर ही इसलिए यूज किए ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहे, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा रहेगी तो फ्लक्स ज्यादा क्रिएट करेगा, और अगर चेंज होगा, ज्यादा फ्लक्स बनेगा, ज्यादा चेंज होगा भाई फ्लक्स, उससे उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा ट्रांसफार्मर की, इसलिए सॉफ्ट आयरन पे लपेटते हैं ना, प्लास्टिक पे नहीं लपेटते। लेकिन सॉफ्ट आयरन का ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि ये मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, और जब ये बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा मटेरियल तो भाई गर्म होगा, एनर्जी का लॉस होगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो ये एक लॉस हो गया, हिस्ट्रीसिस लॉस। क्यों हो रहा है? जो कोर होती है वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है। अब ये जो कॉइल होती है ये भी गर्म होंगी, है ना, कॉइल भी गर्म होंगी, पिघलेंगी। ठीक है, कॉइल गर्म होती भाई, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता। कॉपर ही क्यों यूज करते हैं? गोल्ड क्यों नहीं कर लेते? मतलब चुरा के ले जा लेते? गोल्ड की तो और बढ़िया रहता है कंडक्टिविटी। एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे तुम लोग जान होगा, जैसे अगर तुम लोग फैन खरीदने गए होगे कभी साथ में, या फैन खराब हो गया होगा, सुधारने गए होगे, तो उससे बोलना भैया बाइंडिंग करवा दो। तो दो टाइप की बाइंडिंग होती है फैन में। कुछ फैन बहुत सस्ते आते हैं, कुछ थोड़े महंगे आते हैं। बोलता है कि इसमें कॉपर बाइंडिंग है और इसमें इतनी की गारंटी है ना। खासकर गर्मियों के सीजन में कूलर वूलर की मोटर खराब हो गई तो जरूर सुना होगा। कॉपर बाइंडिंग ज्यादा कॉस्टली पड़ती है और एल्युमिनियम बाइंडिंग थोड़ी कम कॉस्टली पड़ती है। उसका रीजन क्या है? हाँ, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो कॉपर वाली की ज्यादा रहेगी, क्योंकि बेटा कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है ना वो एल्युमिनियम से ज्यादा बड़ी है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस एल्युमिनियम से कम पड़ता है, तो नो डाउट उसमें लॉसेस भी कम होंगे, एनर्जी का लॉस कम होगा, कम पावर कंज्यूम करेगा। जो एल्युमिनियम वाला वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा।
अब तुम्हारे दिमाग में एक और बात आ रही होगी इस पे कि सर जब कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी है तो जो खम्भों पे जो वायर लगाए गए हैं वो कॉपर की क्यों नहीं लगा दिए, एल्युमिनियम के क्यों लगाए, है ना। तो उसका रीजन है क्योंकि कॉपर की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अच्छी किसकी है, एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम भरा पड़ा है, बहुत एल्युमिनियम है, समझ गए कि नहीं। अब गोल्ड की तो बहुत अच्छी थी, गोल्ड क्यों नहीं लगा दिए, सिल्वर की भी अच्छी है, गोल्ड की भी अच्छी है, चुरा के ले लेते, प्रीशियस मेटल है, उतना है ही नहीं, पाया नहीं जाता। अगर जितना कॉपर पाया जा रहा है ना, जितना आयरन पाया जाता उतना गोल्ड पाया जाता तो क्या जरूरत थी, फिर तो कोई खरीदता ही नहीं ना फिर। समझ गए ना, कीमत उसी की है ना। अरे समझ गए कि नहीं। हाँ, बट कंडक्टिविटी नो डाउट सिल्वर गोल्ड की और अच्छी होती, कॉपर से भी अच्छी होती। इसलिए जो बाइंडिंग होती हैं जहां पे ये फील्ड क्रिएशन की हम जहां पे बात करते हैं वहां पे फिर कॉपर कॉइलिंग यूज करते हैं वहां पे, ठीक है ना। बाकी एल्युमिनियम कॉइलिंग भी यूज कर लोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ लेकिन एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा क्योंकि एल्युमिनियम वायर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना। तो जब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा तो नो डाउट ये जो वायर है खुद के रेजिस्टेंस के कारण भी गर्म होंगे, तो ये भी एक लॉस होता है ना। कॉपर वायर भी गर्म होगा अपने खुद के रेजिस्टेंस के कारण, तो एनर्जी का नो डाउट भाई लॉस आएगा यहाँ पर। एक और लॉस होता है, तो दो लॉस आपने देख लिए कौन कौन सा, एक हो गया हिस्ट्रेसिस लॉस, कॉपर जो सॉफ्ट आयरन कोर की जिसमें हमने कॉइल को लपेटे वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, एक लॉस वो हो गया। दूसरा लॉस मैंने यहाँ पे ले लिया हीट के फॉर्म पे जो लॉस हो रहा है। तीसरा लॉस एक और होता है इसमें, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब ये हो गया कि जितना प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है वो पूरा की पूरा सेकेंडरी के पास ना पहुंचे, तो इसमें डिजाइन को चेंज कर दे। तो जो मैंने तुमको डायग्राम दिखाया था देखना, प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को लपेटा गया जिससे फ्लक्स लीकेज ना के बराबर हो। और अगर ये दूर दूर लगाओगे तो भैया पूरा की पूरा फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट नहीं होगा, समझ गए ना, अगर दूर दूर इसकी बाइंडिंग करोगे तो जो हम लोग जो ट्रांसफार्मर देखते गली मोहल्ले में, एक ही उस पे प्राइमरी की भी बाइंडिंग आती है और सेकेंडरी की भी बाइंडिंग उसी पे आती है, ठीक है। एक ही उस पे प्राइमरी की बाइंडिंग और सेकेंडरी की बाइंडिंग, समझ गया, एक ही उस पे आती है। जैसे ये देखो, ये दो कॉइल दिख रही है आपको, ये दिख रही है कि नहीं ऐसी, तो बाइंडिंग कैसे करते हैं, अगर दूर दूर करोगे बेटा तो प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ नहीं जाएगा, तो इनकी बाइंडिंग ऐसे करते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं, ये ऐसे, तो जितना प्राइमरी का फ्लक्स है वो पूरा की पूरा सेकेंडरी से जाएगा, मतलब पर टर्न जो फ्लक्स रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी का वो कांस्टेंट रहे, इक्वल रहे, तो हम बोलेंगे कि हाँ यार ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। और अगर ऐसे बाइंडिंग ऐसी कर दी तुमने, दूर दूर कर दिए, तो फिर प्राइमरी का जो पूरा फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ में नहीं आएगा, और सेकेंडरी के साथ में अगर फ्लक्स नहीं आएगा तो फिर फ्लक्स लीकेज होगा भाई। जैसे ये दूर दूर रख दिए, तो दूर दूर रख दिए तो पूरा की पूरा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ में नहीं जाएगा फिर, समझ गए ना। तो ये कुछ लॉसेस हो गए। कौन कौन से लॉस हो गए, लॉसेस कौन कौन से आ गए यहाँ पे, कौन कौन से लॉसेस के बारे में बता दिया मैंने। यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं इसमें कौन कौन से लॉसेस हो गए, हिस्ट्रेसिस लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस। दूसरा लॉस कौन सा हो गया यहाँ पे, हीट एनर्जी के फॉर्म पे तो आता ही है, कॉपर लॉस बोलते हैं जनरली इसको, कॉपर लॉस। तीसरा लॉस क्या हो गया यहाँ पे, फ्लक्स लीकेज, है ना, फ्लक्स लीकेज, समझ गए कि नहीं। हिस्ट्रेसिस लॉस एक हीट के फॉर्म पे जो आता है कॉपर लॉस, और एक हीट एनर्जी के फॉर्म पे। देखो यहाँ पे एडी करंट भी प्रोड्यूस होता है। देखो हिस्ट्रेसिस तो बनते ही मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण, और एक और एडी करंट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो एडी करंट के कारण जो एनर्जी का लॉस होता है उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं अपन, मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है उसको स्लाइस के फॉर्म पे लेते, पूरा बल्क नहीं लेते, इकट्ठा नहीं लेते, उसको स्लाइस के फॉर्म पे लेते हैं। तो स्लाइस के फॉर्म पे लेने के कारण क्या होता है, एडी करंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से भाई। सर थर्ड वाला लॉस बताना। कौन सा वाला, फ्लक्स लीकेज। यस सर। फ्लक्स लीकेज का मतलब हो गया बेटा, प्राइमरी कॉइल का जितना फ्लक्स है वो अगर सेकेंडरी के साथ पूरा नहीं जा रहा है तो फ्लक्स लीकेज कहलाएगा वो, है ना। प्राइमरी का जितना फ्लक्स है वो पूरा सेकेंडरी के साथ जाना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। सो फर्स्ट वाला क्या है,
फर्स्ट वाला है हिस्ट्रीसिस लॉस। हिस्ट्रीसिस नहीं समझ रहे बेटा? हिस्ट्रीसिस कर्व पढ़े थे ना अपन में, याद है? हिस्ट्रीसिस sir. लॉस, बार बार ये मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है ना? समझ गए कि नहीं? बार बार मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, कैसे लिख रहा है? VI इंटू II इक्वल्स टू V आउटपुट इंटू I आउटपुट। सॉरी यहाँ पे ठीक करना, ये I आउटपुट आएगा, ये है ना, ये I आउटपुट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, लिख लेना, लेकिन तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। थोड़ा सा और बता दूं मैं, फार्मूला डिराइव कर देता हूँ फटाफट। हो गया क्या लिखकर? सर यहाँ पे IP और OP का वो क्या है फुल फॉर्म? इसका बेटा ये IP, हाँ हाँ। IP का मतलब इनपुट, और ये इनपुट के लिए अपन जहां पर भी ऐसा करते हैं इनपुट होता है ये, और OP का मतलब होता बेटा आउटपुट। अभी समझ गए मानसी? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फार्मूला डिराइव कर देता हूँ फिर फटाफट, है ना? सर वो वाइंडिंग्स का थिक और थिन होने का रीजन? हाँ, बाइंडिंग थिक और थिन होने का रीजन देख, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे देख वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज लो रहेगा और यहाँ हाई रहेगा, लेकिन यहाँ करंट ज्यादा होता है। करंट ज्यादा क्यों होता है? देख, ये वाली इक्वेशन सजेस्ट करेगी, ये वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पे प्राइमरी में करंट ज्यादा होता है। ज्यादा करंट अगर होगा तो यार देख, जो क्या बोलते हैं, ज्यादा करंट होने के कारण उसमें रेजिस्टेंस के कारण ज्यादा हीट इवॉल्व होगी ना, I²R, समझ गए ना? तो ज्यादा हीट इवॉल्व होगी तो कॉइल पिघल सकती हैं, इसलिए उनको कैसा रखते, थोड़ा थिक रखते, जिससे ये कॉइल आसानी से ना पिघलें, और कोई रीजन नहीं। अभी समझ गए? करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण वायर पिघल सकता है। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। जैसे घर में, जो तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं ना, उसके जो वायर होते हैं देखना, थोड़े मोटे वाले यूज करते हैं, और तुमको जो रस्सी वायर आते हैं ना, रस्सी वायर, समझ गया? यस सर, आयरन में रहते हैं। हाँ, वो उसको लगा देगा, पिघल जाएगा, पूरा वायर ही पिघल जाएगा, है ना? गुड इवनिंग। हाँ, मैं थोड़ी देर से लगाता हूँ क्लास के बाद में। समझ गए ना? हेलो? यस सर। ओके, ठीक है। कोई डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट इस पे? चलो, स्क्रीनशॉट हो गया, लेके फार्मूला डिराइव कर देता हूँ। बस फार्मूला डेरिवेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसी पे बेस्ड है। हो गया ना स्क्रीनशॉट? ठीक है। फार्मूला डेरिवेशन में बेटा ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें सीधा सीधा है फार्मूला डेरिवेशन। फार्मूला डेरिवेशन में ये आ जाएगा यहाँ पे, और आइडियल ट्रांसफार्मर, और आइडियल ट्रांसफार्मर। हेलो बेटा, मेरी क्लास चल रही, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। क्लास में क्यों नहीं है? ठीक है। For ideal transformer, flux per unit turn of primary is equals to flux per unit turn of secondary. Flux per unit turn, ये flux है बेटा, हाँ, flux per unit turn, flux per unit turn of primary of P primary, हाँ, is equals to flux per unit turn ऑफ सेकेंडरी। ये होना चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, समझ गए ना? तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी या इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी, ठीक है? प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ एनपी इंटू डी फाई अपॉन dt, और ऐसे फिर सेकेंडरी में बेटा इंड्यूस ईएमएफ आएगी माइनस ऑफ ns इंटू डी फाई अपॉन dt। ये प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ और ये सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ, समझ गए? दिस इज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ प्राइमरी एंड दिस इज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे लिख देना, ये है इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल का टोटल इंड्यूस ईएमएफ,
और यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज ले रहे हो इस पे लिख देना यहाँ पे इट इज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज है दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और जो इनपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल? इंड्यूस ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल के इक्वल। तो फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ सेकेंडरी। So therefore induced EMF in primary will be given by this equation and induced EMF in secondary is given by this equation। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, 1 मिनट। ये पेज नंबर 3 स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरा डायग्राम मिटा देता हूँ यहाँ पे। ले लिए? ले लिए क्या? डन सर। डन सर। ओके, now this is page number 4। देखो अभी, so now for ideal transformer के लिए क्या होता है बेटा? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है? now for ideal ट्रांसफार्मर, चलो उसकी तो जरूरत नहीं, पहले हम तो सीधा सीधा देख ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर दूं यहाँ पे, so therefore EP अपॉन ES इक्वल्स टू V इनपुट अपॉन V आउटपुट। समझ गए ना? ये इनपुट वोल्टेज हो गया और ये कौन सा हो गया? आउटपुट वोल्टेज हो गया। इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? NP विथ नेगेटिव साइन माइनस d फाई अपॉन dt एंड माइनस NS इंटू d फाई अपॉन dt। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट टर्म एक जैसे, तो इक्वेशन किस में बचेगी? NP अपॉन NS बचेगी। समझ गए? तो क्या आ गया बेटा हमारे पास में? therefore EP अपॉन ES या VI अपॉन VS, सॉरी VI अपॉन VO है ना, या इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ये किसके बराबर आ रहा बेटा? यहाँ पे NP अपॉन NS के बराबर आ गया। तो ये एक इक्वेशन मिल गई हमको यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें अब एक और कंडीशन हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे कि अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, ठीक है ना, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, तो यहाँ सीधा सीधा मान ले रहा है फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या आएगा बेटा? इनपुट पावर इज इक्वल्स टू, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर मतलब VI इंटू II इक्वल्स टू V आउटपुट इंटू I आउटपुट। समझ गए? तो ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पे VI अपॉन V आउटपुट इक्वल्स टू I आउटपुट अपॉन I इनपुट। सो देयरफॉर सीधा सीधा आ गया VI अपॉन V आउटपुट इक्वल्स टू, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, VP अपॉन VS इक्वल्स टू NP अपॉन NS। और ये जो इक्वेशन है ना, ये VP है बेटा, VP अपॉन VS है ना, तो ये उल्टा आ रहा है ये रेशियो, ये आउटपुट पहले आया और फिर इनपुट डिनोमिनेटर में आया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ये I आउटपुट अपॉन I इनपुट या IS अपॉन IP। तो ये एक इक्वेशन है और इससे ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पूरे के पूरे, है ना। ये इससे ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब समराइज अगर हम लोग कर दें सीधा सीधा, VP अपॉन VS, NP अपॉन NS, करंट के लिए उल्टा लिखना IS अपॉन IP। बस सीधा सीधा ये याद रखो, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर के सॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी दो पैरामीटर को जानने की जरूरत है, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्म प्राइमरी का, तो सेकेंडरी के टर्म जान लोगे, या इनपुट वोल्टेज पता है, ये नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म पता तो निकाल लोगे। ऐसे ही करंट के लिए भी फिर। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, अरे समझ गए कि नहीं? और एक और इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में ऐसा समझ लो, VS इक्वल्स टू IS और VP इंटू कितना? VP इंटू IP। तो ये दो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन ये वाली इक्वेशन तभी लिख पाओगे
जब ट्रांसफॉर्मर कैसा है, आइडियल है ना, और ये इतना जो टर्म होता है ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये इतना टर्म, लेकिन इक्वल्स टू IS अपॉन IP तभी आएगा जब ये वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। समझ गया। ठीक, तो ये है इसके फार्मूले डेरिवेशन। बाकी अब हम लोग अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। कल भी एक्स्ट्रा क्लास में यही टॉपिक करेंगे आगे का, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, बोलो अभी क्या बोल रहे हैं? हाँ, सिलेबस में आइडियल के लिए है क्या? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्वेश्चन आंसर्स सिलेबस में आइडियल के क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन मैं एक आध नॉन आइडियल का भी बता दूंगा। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, आज थ्योरी है इतनी। ओके, ओके, ठीक है, फिर क्लास एंड करता हूँ मैं, है ना? ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या?